नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो साथियों, हम लोगों ने मौलिक अधिकार तो पूरे कर लिए हैं। मौलिक अधिकार के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिएगा, हम लोग बात करते हैं आज भाग 4 की कि आखिर भाग 4 है क्या और कौन कौन से अनुच्छेद किस किस बारे में बताते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर भाग 4 की, तो इस भाग 4 में क्या है देखिएगा साथियों, इसमें है आपके नीति निर्देशक तत्व या कह सकते हैं इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको कहा जाता है। लेकिन शॉर्ट में कहें तो अगर हम डीपीएसपी कह सकते हैं इनको। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से आगे के लिए, देखिएगा साथियों कि आखिर जो भाग 4 है ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें आते हैं आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ठीक, उसके बाद देखो अगली क्वेश्चन आता है कि आखिर जो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारे यहाँ आए हैं आयरलैंड के संविधान से आए हैं। ये कहाँ से आए हैं बच्चा? आयरलैंड के संविधान से आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये केवल आपके भारत, कहाँ कहाँ पर हैं? भारत ओब्लिक आयरलैंड में है। अदरवाइज किसी भी संविधान में इनका वर्णन नहीं है जो आपके निर्देशक तत्व है। बात समझ में आती है आपके यहाँ तक पूरी की पूरी? देखो आखिर इनका कार्य क्या होता है। देखो इनका मतलब होता है कि जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उनमें क्या होता है कि सरकार को ये नीति बनाने में सहयोग करते हैं। क्या करते हैं ये कि सरकार मानो कोई पॉलिसी अगर लाती है तो क्या करती है, इनका सहयोग लेकर ही वो क्या करती है, पॉलिसी लाती है। ठीक है, आगे बात समझते हैं। देखो इसमें कि आखिर अगर हम बात करें इनकी कि इनका मतलब क्या है। देखो ये जो है आपके बनाए गए, इसका मतलब क्या रहा। देखो कि संविधान निर्माता थे उनका लक्ष्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या देखो था इसमें, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था कि जो कल्याणकारी राज्य है उसकी स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका लक्ष्य था। ठीक है, मतलब ऐसा राज्य हो जो सब पे कल्याण करे। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर कल्याणकारी का मतलब होता क्या है, चर्चा करेंगे। देखो इसके बाद क्या है, देखो इनका मतलब होता है कि देश में आर्थिक क्या भी देश में आर्थिक व सामाजिक प्रजातंत्र स्थापित करना। क्या स्थापित करना? कि हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र स्थापित करना जो था इनका लक्ष्य था, जो हमारे क्या थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद। इसमें एक व्यक्ति है, इनका नाम है के.पी. साहा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। देखो आखिर इन्होंने क्या कहा। देखो इन्होंने कहा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ऐसा बैंक चेक है। क्या है? कैसा बैंक चेक है? ऐसा बैंक चेक जो क्या होता, देखो जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जा सकता है। बात इधर पूरी होती है कि नहीं आपकी? क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे इसमें कि ऐसा बैंक चेक, कैसा बैंक चेक कि जो क्या होता है, बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जब सुविधा लगी जब इनका प्रयोग किया, सुविधा लगी तो इनका प्रयोग नहीं किया, इसमें ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, देखो अब इसके बाद तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जो
इसके अनुच्छेद आगे 36 में क्या है, 37 में क्या है, इन सब पर जो चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 में जो क्या कहा गया है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 की, देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, देखो राज्य की परिभाषा से मतलब यहाँ पर ये है कि जो परिभाषा क्या है कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 के समान है। किसके समान है भाई, ये भाग 3 के किसके समान है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 के समान है, जो आपकी परिभाषा है। ये देखो इसमें क्या कहा गया है आपसे, मैंने आपको बताया होगा कि संसद, जैसे कि संसद व केंद्र सरकार, ठीक, उसके अलावा विधानमंडल राज्य का जो होता है, व राज्य सरकार, ठीक, उसके अलावा जो आपके प्राधिकारी होते हैं, लोक सेवक कह सकते हैं आप, सरकारी कर्मचारी इसमें आते हैं, और उसके अलावा जो आपकी होती हैं स्थानीय संस्थाएं, क्या होती हैं भाई, जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो सब आती हैं आपकी इस अनुच्छेद 36 के तहत। तो बात समझिए आपने, जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी समझाई थी अनुच्छेद 12 में, वो पूरी की पूरी कहानी आपकी कहाँ है, इस अनुच्छेद के तहत आती है आपकी, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं आगे के लिए। देखो अगला अनुच्छेद आपका 37 का कह रहा है, देखो आपसे इसमें कहा गया है कि जो आपकी ये होते हैं विशेष तत्व, ये क्या होंगे, विधि निर्माण में प्रयोग करना। क्या होगा भाई, विधि निर्माण में प्रयोग करना, क्या होगा इनका, विधि निर्माण में प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक। आगे देखेंगे इसमें आप, इसमें कहा गया है ये बात की, ये क्या है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये क्या है भाई, न्यायालय में क्या है, ये न्यायालय में वाद योग्य क्या है, नहीं है। बात समझिए आपने पूरी। यहाँ तो देखो अगली बात कही गई है इसमें कि इनको न्यायालय द्वारा लागू भी नहीं कराया जा सकता है। क्या होगा इनको भाई, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इस तरीके से हमने बात की है 36 की, और आपका 36 और 37 की बात की। बात स्पष्ट हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब हम देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं कि आखिर ये किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है नीति निर्देशित तत्व के बारे में। देखिएगा सबसे पहले इसमें आता है आपका, देखो जो अनुच्छेद 38 और 39 है, देखो ये क्या है, ये दोनों जो आपके अनुच्छेद हैं, इसमें कहा गया है कि जो आपकी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक संबंधी जो चीजें हैं उन पर मतलब महत्व दिया गया। देखो इसमें क्या है आपकी, मैं अगर बात करूं आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है इसमें आपकी, और क्या कहा गया है इसमें, आर्थिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है, आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक न्याय के संबंध में है दोनों अनुच्छेद। देखो ये वाले, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 38(1), देखो 38 जो है इसका 38(1) सब पार्ट्स है। 38(1) देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि राज्य, देखो इसमें राज्य ऐसा करेगा, मतलब हर प्रत्येक शब्द में राज्य जुड़ा हुआ है आपका। तो मैं आपको बता रहा हूं तो क्या होगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, किसके लिए, लोक कल्याण की अवधि के लिए क्या होगा, देखो देखो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक ओब्लिक आर्थिक ओब्लिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा कि लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए करेगा, उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ये बात कही गई आपके 38(1) में। देखो अब हम बात करते हैं 38(2) की। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, जो आपस में जो असमानता है उसको कम करेगा। क्या कहा गया उसमें, इसमें कहा गया देखो कि राज्य आपसी असमानता को कम करेगा। आपसी असमानता से मतलब यहां पर है
कि लोगों के समूहों के बीच, देखो लोगों के समूह जो होते हैं उनके बीच प्रतिष्ठा सुरक्षा किसकी का काम करेगा, उनके अंदर प्रतिष्ठा और सुरक्षा, या कह सकते हैं आप अवसर की असमानता, किसकी असमानता, अवसर की असमानता, इनको क्या करेगा, इन सबको क्या करेगा, वो समाप्त करेगा। मतलब किसी तरह की क्या हो, हमारे समाज में क्या हो, असमानता ना हो, लोगों के बीच किसी प्रकार की असमानता ना हो। ये सब बात आपकी कही अनुच्छेद 38(2) के तहत। बात क्लियर हुई है। देखो अब हम बात करते हैं, अगला अनुच्छेद आपका आता है जो है 39 पर। देखो हम लोग चर्चा करते हैं, देखिएगा 39 आगे क्या है। देखो अगर हम बात करें 39 की, तो पहला बात क्या कही इसमें, 39 क्या आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। क्या कहा गया इसमें, देखो इसमें कहा गया है कि क्या करेगा, राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा, उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा, या उपलब्ध कराएगा, या क्या करेगा, उपलब्ध कराने का प्रयत्न वो करेगा। बात ठीक हुई यहाँ तक। देखो मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि साहब पुरुषों को ही जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे या उनको ही काम मिले। सबको क्या होगा, स्त्री और पुरुष को दोनों को क्या होगा कि जो भी जीविका के साधन होंगे उन सब में क्या होगा, समान मतलब समान अवसर करने का वो प्रयत्न करेगा। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद 38 जो क्या कहता है आपसे, फिर 39 है। तो इसमें कहा गया है कि भौतिक जो साधन है, क्या क्या है, देखो उसमें क्या है, आपसे कहा गया है कि जो आपके भौतिक साधन है, क्या साधन है, भौतिक साधन के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था कैसी हो गई, व्यवस्था ऐसी हो जिससे अधिक से अधिक क्या हो, जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। क्या कहा गया कि जो भी आपके भौतिक साधन हैं, क्या है, जो क्या है, जो भी आपके भौतिक साधन है उनकी क्या हो, उनका जो मतलब कि स्वामी है उनका, और उनका जो नियंत्रण है वो कैसा हो, ऐसा नियंत्रण हो कि मतलब कि जो जिससे क्या हो, समाज के जो सार्वजनिक हित है वो क्या हो, सार्वजनिक हित को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। ये बात कही गई आपसे 39 में। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं 39 गया की। देखो संपत्ति और क्या हो, देखो संपत्ति और उत्पादन के साधन, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। क्या हो भाई, मतलब कि जो धन है वो किसी एक पर केंद्र ना होकर क्या हो, उसको क्या हो, जो साधन आपकी संपत्ति और जो साधन है उनको क्या हो, उनका मतलब क्या हो कि किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो, मतलब किसी एक पर को केंद्र ना हो। इससे क्या होगा, इससे कंडीशन क्या बनेगी कि इससे सार्वजनिक हित को हानि पहुंचेगी। क्या होगी इससे क्या होगा कि सार्वजनिक हित को हानि पहुंचेगी। और अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट 39 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। क्या कहा है इसमें कहा गया है आपसे, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, चाहे क्या हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब सबको क्या हो, वेतन समान हो। ऐसा ना हो कि साहब कि स्त्री का वेतन 1000 है और पुरुष का वेतन 2000 है,
ठीक, किसी का उसी काम के लिए किसी का 5,000 किसी का 2,000, ऐसा क्या हो, मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो। जैसा हमारे भारत में वर्तमान में है भी, देखो प्रत्येक जितने भी नौकरियां आपकी होती हैं उनमें क्या है कि महिला और पुरुषों को वेतन क्या है, लगभग वेतन आपको बराबर मिलता है। तो किसकी अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं जो 39 ख है आपका, उसी की मतलब चीजें बताई गई हैं आपके, ये आप इसमें कह सकते हो। ठीक है, देखो इसके लिए यहाँ पर एक चीज आप समझेंगे कि एक अधिनियम आया था, इसका नाम था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। क्या था, देखो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आया था इसमें। तो ये ध्यान रखें कि अधिनियम कब आया था, तो आपका आया था 1976 में। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है आपका, तो 39 से संबंधित है आपके वहां। ठीक है, देखो अब इसके बाद देखो एक प्रमुख बात आ जाता है, इसमें पढ़ते हैं आप जो वेतन से संबंधित है। देखो इसमें कहा गया एक बात का नाम है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है इसमें कहा गया, देखो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है, ये है आपका डीपीएसपी है, मतलब क्या है, ये एक निजी तत्व है। लेकिन फिर भी क्या है, ये जो कार्य है आपका समान कार्य के समान वेतन, ये क्या है आपका एक संवैधानिक लक्ष्य है। ये क्या है हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका क्या होता, देखो कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो क्या है, फिर भी अगर बात कही है आपसे कि फिर भी अगर इसका उल्लंघन होता है तो क्या होता है, उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है कि अगर ऐसा हो तो। फिर भी क्या इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्या है ये डीपीएसपी, लेकिन फिर भी क्या है, ये हमारे संविधान का लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, जो आपका ये वाली बात आपकी इसमें कही गई। बस ठीक है, तो देखो अब इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं, अगर अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनर होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है आपसे ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, और ये जो अनुच्छेद आपका है ये गांधी जी की भावना से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, ये गांधी जी की भावना से क्या है, से प्रेरित है ये वाला अनुच्छेद आपका। ठीक, देखो इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों क्या होगा, गठन होगा। और इसी आधार पर क्या हुआ कि आपको ध्यान होगा कि हमारे दो संविधान संशोधन हुए, 73वां और एक हुआ आपका 74वां। ठीक, जिसमें क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में क्या हुआ, देखो भाग 9 में आपको दिया गया पंचायती व्यवस्था के बारे में, और इसके तहत आपका भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें बताया गया आपसे नगर पालिकाओं के बारे में। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक, दोनों चीजें क्या कही गई आपसे इन अनुच्छेद में आपको दी गई हैं। जो हमारा अनुच्छेद 40 है और आपका अनुच्छेद 40 के तहत भाग मतलब इसी आधार पर क्या हुआ, 9 और 9 के जोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं प्रेरित किससे है, ये प्रेरित है आपका गांधी जी की भावना से, जो हमारा अनुच्छेद 40 है। तो बात यहाँ तक स्पष्ट हुई, पूरी कोई समस्या नहीं है आपको। अब हम देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या करते हैं, देखो अनुच्छेद 41 कहता है आपसे देखो भाई इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, तो क्या होगा, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार
या कह सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, क्या कह सकते हैं, देखो वो योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। क्या है इसमें, मतलब कि जिसकी जैसी योग्यता हो उसके तहत क्या हो, उसको उसी के अनुसार क्या हो, रोजगार दिया जाए और उसी के अनुसार उसको अगली शिक्षा में मतलब उच्च शिक्षा उसको दी जाए। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है आपको इसमें? ठीक है। देखो अगर हम बात करें इसके अलावा इसमें क्या हुआ, देखो इसमें अगली बात एक चीज और कही गई है कि लोक सहायता प्राप्त होगी। किसको, देखो क्या होगी, लोक सहायता किसको प्राप्त होगी, जो आपके वृद्ध हैं, जो असमर्थ हैं, क्या हैं, जो वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, या जो क्या हैं, बीमार हैं, क्या होगा इनको, इन सबको लोक सहायता दी जाएगी। मतलब कि अगर बुढ़ापा है उसको वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या होगा, वृद्ध पेंशन स्कीम योजना है। ठीक है, बीमारों के लिए क्या है, सरकारी अस्पताल खोले गए हैं। तो क्या मतलब अलग अलग चीजों के लिए देखो उसमें। अगर हम बात करें इसके तहत क्या क्या चीजें बनाई गई हैं आपकी रोजगार वाली, अगर हम बात करें तो एक आप याद होगा मनरेगा। मनरेगा मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय, इसमें क्या है, देखो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, काम पाने का अधिकार है। किसका अधिकार है इसमें, कि काम पाने का अधिकार है। आप किसमें, जो मनरेगा में है, कि सभी जो गांव के लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको सबको काम दिया जाता है, सरकार उसके बदले वेतन देती है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 202 शायद वेतन है, मतलब एक दिन का। ठीक, बात समझिए आप यहाँ तक। देखो इसके अलावा क्या है, देखो इसके तहत आपको ध्यान, अगर हम बात करें तो एक योजना है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सब किसके लिए है, ये सब चीजें कहाँ है आपकी, जो अनुच्छेद 41 है उन पर क्या हुआ है, यहाँ पर चर्चा की गई है, जो आपका ये चीज है। बात समझ में आती है आपके यहाँ तक? कोई भी मतलब किसी के लिए सुविधा अगर की जाती है, मतलब किसी बुजुर्ग के लिए या बीमार के लिए या रोजगार दिया जाता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो क्या है कि अनुच्छेद 41 है वो सरकार का क्या कर रहा है, नीति बनाने में सहयोग कर रहा है। ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, अगर अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 42। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो काम आप करेंगे, मतलब कि काम की न्याय संगत, अनुकूल और मानवोचित दशाएं क्या हो भाई, कि क्या कहा गया इसमें, कि काम की न्याय संगत, अनुकूल और मानवोचित दशाएं क्या हो, प्राप्त हो। ठीक, एवं स्त्रियों को प्रसूति सहायता। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जहां पर भी आप काम करते हो, मानो आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक, किसी संस्था में काम करते हो, जैसे मान के लो मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, तो कोचिंग सेंटर वाला ये नहीं कहेगा कि साहब आप क्या करो कि भाई मेरे आसपास क्या है, कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐसा नहीं हो कि मतलब काम में क्या हो, अनुचित अवस्थाएं प्राप्त हो आपको, ठीक, या उसके अलावा मजदूरी किसी से करवाते ये नहीं कहेगा आपसे कि भाई मानो आप ये ऐसा काम करो, ये काम करो, जिससे क्या हो आपको मतलब हानि पहुंचे। तो क्या होंगी, मतलब अनुकूल वातावरण होगा जो आपके अनुकूल रहता हो। ठीक है, बात समझ में आती है आपके पूरी यहाँ तक? उसके अलावा देखो इसमें कहा गया है कि प्रसूति सहायता का मतलब होता है कि जब माता प्रसव अवस्था के दौरान होगी उसको क्या होगा कि सरकार द्वारा क्या होगा, उसके लिए प्रसूति सहायता प्राप्त की जाएगी। बात समझ में आती है कि पूरी यहाँ तक? ठीक है। देखो अगर हम बात करें इससे आगे के लिए कि इसमें अगली बात क्या कही गई, देखो कि अनुच्छेद 42 हमने पूरा किया, अब आता है आपका अनुच्छेद 43। देखो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 43 कहता है आपसे कि जो लोग कृषि और उद्योगों में लगे हैं, तो कृषि एवं उद्योगों में लगे मजदूरों के लिए उचित वेतन दिया जाए। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए।
क्या होगा कि जो लोग कृषि कार्य में मजदूर लगे हैं और जो किसी उद्योग में, इंडस्ट्री में मतलब मजदूर लगे हैं, तो उनको क्या होगा, उनके जीवन निर्वाह के लिए उनको एक उचित वेतन दिया जाएगा। ठीक, क्या होगा, जिससे क्या कर सके वो, जिससे अपना जीवन यापन वो कर सकें, ऐसे वेतन व्यवस्था करवाया कौन, राज्य से वेतन व्यवस्था करवाएगा। ठीक, देखो आगे अगर हम बात करें, इसी में एक अनुच्छेद आपका आता है, अनुच्छेद 43 के, या देखो ये क्या था आपका, इसको हमने जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें इसकी कि 43 क्या कहता है कि जो भी आपके उद्योगों में मजदूर लगे हैं उनको क्या होगा, उसके प्रबंधन में सलाह देने का अधिकार होगा। तो क्या कहेगा इसमें आपसे, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भी भाग लेने का प्रोत्साहन। मतलब कि जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, अगर मतलब वहां पर कोई काम होता तो क्या होगा, मजदूर भी मतलब कर सकते हैं कि अपनी मतलब बात कह सकते हैं कि साहब ऐसा काम हो, मतलब उसको जो मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मजदूर सहायता कर सकते हैं, मतलब ऐसा करने के लिए क्या कहेगा राज्य, उनको प्रोत्साहित करेगा। बात ठीक हुई आपकी यहाँ तक, तो अनुच्छेद 43 है, हमने बात की यहाँ तक। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद अनुच्छेद 44, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कहा गया आपसे, एक समान नागरिक संहिता, ठीक, या यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है क्या होगा, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। ठीक, या उसके अलावा इसमें कहा गया है कि सभी धर्म हैं, जो क्या होगा, सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। ठीक, मतलब किसी भी तरह भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी कानून है सबके धर्मों के लिए क्या होगा, समान होगा, सब नागरिकों के लिए समान, मतलब क्या होगा, समान नागरिक संहिता होगी। ठीक, देखो यहाँ पर एक केस आया है जिसका मैं अगर आपसे नाम लूं तो उसका नाम है, देखो, सरकार मुद्गल बनाम भारत संघ। क्या, देखो केस का नाम है सरकार मुद्गल बनाम, देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति की सहायता होगी। क्या होगा भाई, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से क्या होगा, देखो पीड़ित व्यक्ति की क्या होगी, सहायता होगी। ठीक, वह राष्ट्रीय एकता ओब्लिक अखंडता क्या होगी, दोनों मतलब क्या होगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता दोनों के लिए क्या है, ये आवश्यक है। तो से तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये बात था आपका सरकार मुद्गल बनाम भारत संघ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसकी सहायता होगी और राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या होगा, उन दोनों के लिए क्या है, ये आवश्यक है। इतनी बात आपकी समझ में आती है पूरी यहाँ तक। इस तरीके से हम लोगों ने आज बात की कि जो हमारे DPSP होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अनुच्छेद 44 तक हम लोगों ने आज चर्चा की। अगले अनुच्छेद पर हम कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।